आपका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कई वीडियोस देखे, है ना, अलग अलग टॉपिक पर। और उस वीडियो में हमने ये देखा कि ब्रिटिश ने किस तरह से अपने एम्पायर को डे बाय डे अलग अलग पॉलिसीज के द्वारा अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया। हमने बंगाल में देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद कर्नाटिक वार पहले था, बैटल ऑफ प्लासी और ये बक्सर बाद में हुआ। उसके बाद फिर हमने मैसूर का देखा, फिर मराठों का देखा, पंजाब, सिंध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा, सब्सिडरी अलायंस देखा, इन वेरियस। और कहीं कहीं तो इसने सीधे इंडियन रूलर्स पे अटैक भी किया। ठीक है, अब इसका एम्पायर, ब्रिटिश का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। और एम्पायर बड़ा हो जाने से उसको एक चीज का और जरूरत होता है कि उसको अरेंज करना, उसको सिस्टमेटिक वे में चलाना, है ना। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया, इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया, किस तरह से उसने रूल को आगे बढ़ाया, किस तरह से उसने कंट्रोल किया इतने बड़े एम्पायर को, जो ब्रिटिश एम्पायर बन गया था इंडिया। तो उसको चलाने के लिए उसने कौन कौन से सेटअप और कौन कौन से स्कीम लगाए, और उसके कुछ सिस्टम आज भी हैं। सेटअप उसका जो उसने तैयार किया था वो आज भी है। वो सारा चीज हम देखेंगे इस वीडियो में कि उसने किस तरह से इंडिया को प्रशासनिक रूप से शासन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने किस तरह से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटिंग किया। वारेन हेस्टिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, 1773 से लेकर 1785 तक ये वारेन हेस्टिंग्स इंडिया के गवर्नर जनरल थे। और उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज पावर, कंपनी के पावर के विस्तार के लिए उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ब्रिटिश टेरिटरी वाज एक्सपेंडिंग, जैसा कि हम लोग ने देखा कि ब्रिटिश जो टेरिटरी था वो एक्सपेंड हो रहा था, दिन ब दिन वो कर रहा था। एंड एक्सपेंडिंग कंपनी एक्वायर्ड पावर, और कंपनी के पास पावर आते जा रहा था। नॉट ओनली इन बंगाल, सिर्फ बंगाल में नहीं, बट आल्सो इन बम्बई एंड मद्रास। बम्बई और मद्रास में भी, जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मुंबई, ये सारा चीज सब जगह पे उन्होंने अपना शासन को एक्सपेंड कर लिया था। ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। जब एम्पायर बहुत बड़ा हो गया तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि अपने एम्पायर को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको कि प्रेसिडेंसी कहा जाता था। कौन कौन सा प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ईच रूल्ड बाय गवर्नर, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता है। ठीक है, और इन सब का हेड होता था, सुप्रीम हेड वाज गवर्नर जनरल, और सुप्रीम हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल, जो वही थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब जिस तरह से कि अभी ये समझ सकते हैं आप कि जिस तरह से कि भारत में अभी 28 राज्य है ना, एक देश का सब 28 पार्ट है, उसी तरह से भारत को 28 यूनिट में बांटा गया है शासन की सुविधा के लिए। उसी तरह से अंग्रेजों ने उस समय शासन की सुविधा के लिए अपना जो एम्पायर था उसको 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, और सब पे एक का शासक था गवर्नर, और जिसका हेड था गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उसने कई प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कि इन द
स्फेयर ऑफ जस्टिस, जो आगे देखेंगे हम लोग। और आर्मी जो एक पिलर होता है किसी भी एम्पायर का, आर्मी। तो आर्मी और जस्टिस के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया वो जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव में लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान है, ये दूसरे गवर्नर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टेबलाइज द इंडियन सिविल सर्विस, ICS। भारत में जब भारत का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, उसको कुछ बड़े ऑफिसर, जिम्मेदार ऑफिसर की जरूरत हुई। तो पहले क्या करते थे अंग्रेज अपने लंदन में ही कुछ युवाओं को, जो तेज तर्रार युवा होते थे, उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेते थे ICS पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो IS होते थे ना, ICS, वो क्या होते थे, विच वॉज स्टील फ्रेम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा इसी पोस्ट पर उसका प्रशासन टिका हुआ था, इस फ्रेम पर। He separated the commercial and revenue branches of administration। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारा सुधार किया, कमर्शियल और रेवेन्यू जो ब्रांच था उसको अलग कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कि उसको बाद में कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। 1853 में रिक्रूटमेंट वाज डन थ्रू, पहले क्या होता था ICS के एग्जाम में कि ऐसे ही बाहर कर लिया जाता था, लेकिन 1853 में क्या हुआ, इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होने लगा। और उसमें उस समय 1853 में इंडियन इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन बाद में इंडियन को भी इंटरटेड किया गया टू सबऑर्डिनेट पोस्ट आफ्टर 1858 में इंडियन भी इस एग्जाम में बैठ सकते थे। और इसका जो कॉलेज था जहाँ पे ये एग्जाम वगैरह होता था वो लंदन में ही था, हिलबैरी करके जगह था, वहीं पे वो एग्जाम वगैरह होता था। और एग्जाम में अगर पास हो जाते थे तो वहाँ ट्रेनिंग होता था, और वहाँ पे इंडियन का जो सिस्टम है, कस्टम, रीति रिवाज, जो वहाँ का जो लैंग्वेज है, ये सारा चीज़ का नॉलेज उसको दिया जाता था। आपको पता है होना चाहिए कि 1864 में सबसे पहला जो इंडियन इस ICS एग्जाम में कंप्लीट हुए थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सबसे पहले वो इंडियन थे जो इस एग्जाम को कंप्लीट किए थे। और इस तरह से एक मजबूत फ्रेम प्रदान किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। इसके बाद आता है आर्मी। आर्मी तो बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है एम्पायर को सुरक्षित रखने में। तो आर्मी पहला जो इंडिया के लोगों को आर्मी में बहाल किया गया वो कर्नाटिक वार के समय बहाल किया गया था। लेकिन इंडियन आर्मी, इंडिया में जो इंडियन आर्मी बनते थे उनका प्रमोशन नहीं होता था कभी। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी ब्रिटिश आर्मी में इंडियन का, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये सूबेदार के पोस्ट तक ही जा पाते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया पुलिस। पुलिस के लिए इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज रेगुलर पुलिस फोर्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस फोर्स को मतलब कि स्थानीय स्तर पर कानून और व्यवस्था को देखने के लिए पुलिस पद का बनाया, और उसने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस का रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। और एक डिस्ट्रिक्ट में कई थाने बनाए, और उस थाना का इंचार्ज दरोगा होते थे, ठीक है, दरोगा। और फिर गांव में चौकीदार होते थे, शहर में कोतवाल वगैरह होते थे, और ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असिस्टेंट करते थे, और उसी के अंदर ये काम करते थे, ठीक है। अब पुलिस ये सारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया कि ये सब प्रशासनिक तंत्र थे, और इसके मदद से वो शासन कर रहे थे। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ठीक है। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम था इंडिया, इसका कोई पहले कानून व्यवस्था नहीं था, यानी कि कोई यूनिफॉर्म कोड लॉ नहीं था कि सबके लिए एक तरह का कानून होगा। सब वो मैन टू मैन वेरी करता था यहाँ का कानून,
किसी के लिए कुछ और कानून था, किसी के लिए और कुछ और कानून था, कोई यूनिफॉर्म कोड यहाँ का नहीं था। 1793 में कॉर्नवालिस ने एक कोड इंट्रोड्यूस किया, अंडर विच इसमें सिविल और क्रिमिनल कमर्शियल कोड वगैरह स्टेबलाइज किए गए, सारा चीज अलग अलग कर दिया गया, सबके लिए अलग से कानून बनाए गए। वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने मिलकर सिविल एंड क्रिमिनल इंडिया में सिविल एंड क्रिमिनल कोड का स्थापना किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्रिमिनल कोड में जो आपराधिक मामले होते हैं, हत्या, मर्डर, डकैती वगैरह, ये सब क्रिमिनल कोड में ये केस जाता है। और सिविल कोड होता है जिसको कि दीवानी अदालत कहा जाता था, और जिसमें कि जैसे कि पैसे संबंधी या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा वो सिविल कोर्ट में जाता था उस तरह का एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडियन लॉज वेयर कोडिफाइड, भारत में का जो कानून था जो पहले से था उन सब को संग्रह करके पंडित वगैरह मुल्ला वगैरह को बुला के उसने एक कोडिफाइड, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया। इंडियन लॉज वेयर कोडिफाइड, इसको एक संग्रह किया गया, ठीक है, 1833 में बाय द लॉ कमीशन का स्थापना करके जो सारे इंडियन लॉज थे और कुछ ब्रिटिश के लॉ मिलाकर इसको कोडिफाई किया गया। और ये विच वाज नॉन एज रूल ऑफ लॉ, जिसको कहा गया कि रूल ऑफ लॉ होगा सभी के लिए, जितने भी लोग हैं, ऑल मैन वुमेन, सबके लिए वो बराबर होगा। वो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी स्टेटस का हो, कुछ भी हो, सबके लिए वो लॉ एक ही होगा। हाँ, यूरोपियन के लिए अलग से स्पेशल कोड था जिसमें कि ब्रिटिश जज होते थे, यूरोपियन का केस ब्रिटिश जज ही सुनते थे, और जो दूसरे कोर्ट होते थे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें इंडियन जज होते थे। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774 इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट अभी जो दिल्ली में है, सबसे पहले कलकत्ता में बना था सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के समय में, under the Regulating Act 1773. After that, gradually High Court also established in Madras, Bombay and Kolkata. कोलकाता में भी यह हाई कोर्ट खोला गया था, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने देख लिया कि किस तरह से उसने प्रशासनिक तंत्र को सेटअप किया इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। इससे बहुत कुछ इंडियन लोगों को भी सीखने को मिला, और कुछ सिस्टम इसके बनाए हुए आज भी चल रहे हैं, जैसे कि सिविल कोड, क्रिमिनल कोड आज भी हैं। तो ये सारा चीज उसने सेटअप बनाया था और उसी के आधार पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। कंक्लूजन में स्टूडेंट यही कह सकते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की और बहुत स्मूथली उसने शासन किया, और दूसरा जो हमारा जो कमजोरी था इंडियंस जो राजाओं का या यहाँ के प्रशासन, ये यहाँ के जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स, उनकी जो कमजोरी थी कि उनमें यूनिटी नहीं था, और जिसके वजह से अंग्रेजों ने बहुत ही आसानी से एक एक करके सारे राज्य को जीतता गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज बना के दिखाएंगे और फिर अगला चैप्टर फिर कंटिन्यू होगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।